आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देख रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने से पहले हमें एक चीज जानना चाहिए कि फ्लावर कहीं ना कहीं कल्टीवेट किया जाता है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। और फ्लावर का कल्टीवेशन बहुत बड़े पैमाने में होता है। इसके अलावे फ्लावर्स का मार्केटिंग भी होता है। तो फ्लावर्स के कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग, इसको फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। तो फ्लोरिकल्चर क्या हो गया? फ्लोरिकल्चर साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर। ओके, तो जहां पे फ्लावर ग्रो किया जाएगा, उसके बाद उसका मार्केटिंग किया जाएगा, बायोलॉजी के इस ब्रांच को फ्लोरिकल्चर बोलेंगे। ओके, अब देखिए, हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म बोला जाता है, या फिर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी बोल सकते हैं। ओके, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मोस्ट इवॉल्व प्लांट होता है। प्लांट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे अलगी भी प्लांट्स में आता है, लेकिन ये सब छोटे प्लांट्स होते हैं। जो सबसे इवॉल्व प्लांट होता है उसको एंजियोस्पर्म बोला जाता है। और एंजियोस्पर्म का बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें से एक एग्जाम्पल आपको कैप्सिला भी है। कैप्सिला का दूसरा नाम होता है सेपहर्ड पर्स। ओके, ये हेटेरोस्पोरस है। हेटेरोस्पोरस मीन्स इसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों होता है। मतलब मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। ओके, तो कैप्सिला में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हेटेरोस्पोरस। ओके, तो कैप्सिला एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। फ्लावर का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट्स आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावर? तो फ्लावर की इंपॉर्टेंस की यदि बात किया जाए तो फ्लावर आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक। फ्लावर एस्थेटिक का ऑब्जेक्ट है। एस्थेटिक मीन्स सौंदर्यता का ऑब्जेक्ट है। आप लोग देखे होंगे कि महिला जब सजती और संवरती है तो अपने माथे पे फ्लावर भी लगा लेती है। तो मतलब क्या, ज्यादा सुंदर दिखने के लिए, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए महिलाएं क्या करती है? फ्लावर्स लगा लेती है। तो मीन्स फ्लावर आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक। फ्लावर एस्थेटिक ऑब्जेक्ट है। इसके अलावे फ्लावर ऑर्नामेंटल वैल्यू भी होता है। ऑर्नामेंटल वैल्यू मीन्स जैसे किसी का शादी है तो शादी में हम लोग कार लाते हैं, तो कार में क्या करते हैं? कार को सजाते हैं। तो सजाते कैसे हैं? फ्लावर से सजाते हैं। ओके, तो फ्लावर्स का यूज कार को सजाने में करते हैं। इसके अलावे मंडप को सजाने में करते हैं। और भी कुछ है, कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो वहां पे फ्लावर्स का हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो फ्लावर्स क्या हो गया? ऑर्नामेंटल। ओके, एस्थेटिक है, सौंदर्य। उसके बाद ऑर्नामेंटल, सजावटी चीजें हो गया। इसके अलावे फ्लावर का सोशल वैल्यू होता है, रिलीजियस वैल्यू होता है और कल्चरल वैल्यू होता है। रिलीजियस वैल्यू मीन्स हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो कुछ फ्लावर लेके जाते हैं, भगवान के चरणों में फ्लावर अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर का रिलीजियस वैल्यू हुआ। ओके, इसका कल्चरल वैल्यू भी है, सांस्कृतिक वैल्यू भी है। ओके, इसके अलावे ह्यूमन के लाइफ में फ्लावर का बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है। फ्लावर ह्यूमन के लाइफ से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? तो ह्यूमन की जो इम्पोर्टेंट फीलिंग्स होते हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट फीलिंग्स ह्यूमन के, उसको कन्वे करने के लिए हम लोग फ्लावर्स का यूज करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आपको किसी से प्यार हो जाए तो आप क्या करते हैं? उसको फ्लावर गिफ्ट करते हैं। ओके, तो फ्लावर का यूज किस लिए हुआ? लव को दिखाने के लिए, प्यार को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? फ्लावर का यूज कर रहे हैं। इसके अलावे, प्यार के अलावे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को भी शो करने के लिए फ्लावर का यूज करते हैं।
ओके, अफेक्शन, किसी से आपको स्नेह है, उसमें भी आप लोग फ्लावर का यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फ्लावर का यूज दुख की घड़ी में भी किया जाता है। फ्लावर का यूज न केवल सिर्फ प्यार की घड़ी में किया जाता है, बल्कि इसका यूज दुख की घड़ी में भी किया जाता है। जैसे कोई मर जाए तो मरने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और श्रद्धांजलि में फ्लावर ही अर्पित करते हैं। ओके, तो फ्लावर हैप्पीनेस को शो करने के लिए भी यूज किया जाता है, और ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स होता है सैडनेस, ओके, अपने दुख को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग फ्लावर का यूज करते हैं। ओके, तो फ्लावर क्या हो गया, यूज्ड एज सिंबल्स फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, इटीसी। ओके, तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि फ्लावर का ह्यूमन से बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है। ओके, फ्लावर ह्यूमन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ह्यूमन की लाइफ में फ्लावर्स का ये इंपॉर्टेंस है। आप लोगों के आसपास कोई ऑर्नामेंटल फ्लावर हो, सजावटी फ्लावर हो, तो उसका आप लोग नेम कमेंट में जरूर बताएं। ओके, इसके अलावे आप लोग ऐसे कुछ फ्लावर्स के नाम बता सकते हैं जो आप लोग अपने घरों में, गार्डन में उगा रहे हो सजावट के रूप में, सजावटी फ्लावर्स के रूप में। ओके, और इसके अलावे कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिसका सोशल और कल्चरल वैल्यू होता है, तो ऐसे फ्लावर्स के नाम आप लोग बता सकते हैं। ओके, लेकिन हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में फ्लावर का क्या इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजिस्ट की यदि बात किया जाए तो बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेल है। बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेल है। मतलब ये एक मॉर्फोलॉजिकल वैल्यू होता है, स्ट्रक्चरल वैल्यू होता है, ये एक ऐसा चमत्कार है जिसका हम लोग स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के रूप में और एम्ब्रायोलॉजी के रूप में। इसके अलावे इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप सभी को पता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में किस पार्ट में होता है, दैट इज फ्लावर। ओके, तो फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में ही होता है, तो इसलिए फ्लावर हो गया साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायोलॉजिस्ट के लिए। ओके, तो दीज आर द इंपोर्टेंस ऑफ फ्लावर इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में फ्लावर्स का ये इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी देख चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 इवेंट होता है। कौन कौन सा 3 इवेंट होता है, तो पहला इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा इवेंट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में ग्रोथ होता है फ्लावर्स का, प्री फर्टिलाइजेशन में फ्लावर सिर्फ ग्रो करेगा, देयर इज नो फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ग्रो जो कर रहा है तो उसमें फ्लावर्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो कौन कौन सा पार्ट्स होता है ये हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। ओके, फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स को प्री फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। ओके, स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो चलिए एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है, आप लोगों के एनसीईआरटी में भी फ्लावर का डायग्राम दिया है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आप लोग एनसीईआरटी को देख सकते हैं। तो फ्लावर में देखिए, फ्लावर के एक स्टॉक होते हैं, स्टॉक ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर के एक डंठल होते हैं, ऐसे डंठल है उसके ऊपर फ्लावर है, देखिए ये स्टॉक है फ्लावर का। तो फ्लावर के जो स्टॉक होते हैं दैट इज कॉल्ड पेडिकल। ओके, फ्लावर के स्टॉक को पेडिकल कहेंगे, और भी किसी चीज में स्टॉक हो सकता है, तो लेकिन फ्लावर के स्टॉक को पेडिकल बोला जाता है। और पेडिकल फ्लावर के बेस से अटैच होता है, फ्लावर के बेस, फ्लावर का बेस जो है सॉलेन होता है, फूला हुआ होता है, और इसी बेस से फ्लावर के सभी पार्ट्स ग्रो करता है।
बर्ड्स भी यहीं पे ग्रो करता है। तो फ्लावर का सॉलिन बेस, बेसल पार्ट फ्रॉम विच ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर डेवलप्ड, दैट इज कॉल्ड रेसिप्टेकल, या फिर इसी को टोरस भी बोला जाता है, और इसी को थैलेमस भी बोला जाता है। इसको हम लोग थैलेमस भी बोल सकते हैं, थैलेमस। ओके, तो थैलेमस, रेसिप्टेकल या फिर टोरस क्या हो गया? ये बेसल पार्ट ऑफ फ्लावर फ्रॉम विच ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर डेवलप्ड। ओके, इसी टोरस के आगे फ्लावर के 4 ऑर्स होते हैं, 4 चक्र होता है। फ्लावर आप लोग देखेंगे, फ्लावर को ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हैं। ओके, पहले जो है फ्लावर में वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सबसे बाहर रहता है। तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का सबसे बाहर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेपल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल। ये हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेपल। सेपल फ्लावर का आउटर मोस्ट ऑर्ल होता है, सबसे बाहरी ऑर्ल होता है। ओके, और आप देख पा रहे हैं कि सेपल भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे तो 2 दिख रहा है, लेकिन आप फ्लावर लेंगे तो फ्लावर में सेपल बहुत सारे होगा। लीफ जैसा दिखता है और इसका कलर भी ग्रीन होता है, लेकिन ये फ्लावर का आउटर मोस्ट ऑर्ल है, इसको सेपल बोला जाता है। और सेपल्स के ग्रुप्स को, बहुत सारे सेपल्स को कलेक्टिवली कैलिक्स बोला जाता है। ओके, और कैलिक्स के यूनिट को सेपल बोलेंगे। सेपल का काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द ग्रोइंग बर्ड। ये जो बर्ड्स ग्रो कर रहा होता है, फ्लावर के बर्ड्स, तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम सेपल करता है। सपोज दैट सेपल ना हो तो कोई भी इंसेक्ट अटैक करेगा, डायरेक्ट बर्ड में ही अटैक करेगा, तो उससे बर्ड अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन बर्ड्स में बाहर में सेपल होता है, तो सेपल किसी भी बाहरी पार्टिकल से बर्ड को प्रोटेक्शन देता है। तो इसका सेपल या फिर कैलिक्स का मेन काम हो गया प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देना। ओके, इसके बाद आ जाइए सेकेंड ऑर्ल। सेकेंड आउटर मोस्ट ऑर्ल ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का सेकेंड आउटर मोस्ट ऑर्ल की बात किया जाए तो इसको बोलेंगे पेटल। सेकेंड आउटर मोस्ट ऑर्ल को पेटल बोला जाता है, पेटल। ओके, यदि आप एक फ्लावर को देखेंगे तो फ्लावर में बहुत सारे पेटल होते हैं, तो इसको पेटल्स के ग्रुप को बोला जाता है कोरोला। पेटल्स के ग्रुप को बोला जाता है कोरोला। ओके, और ये कलर्ड पार्ट होता है। फ्लावर का कलर इसी पेटल या फिर कोरोला पे डिपेंड करता है। आप देखे होंगे कि पेटल्स का कलर यदि रेड है तो आप बोलते होंगे कि फ्लावर रेड है। यदि पेटल्स का कलर येलो है तो आप बोलते होंगे कि फ्लावर का कलर येलो है। ओके, मीन्स फ्लावर जिस भी कलर का होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द पेटल और कोरोला। ओके, पेटल्स और कोरोला का क्या फंक्शन होता है? आगे हम लोग पॉलिनेशन देखेंगे। तो पॉलिनेशन में इंसेक्ट की जरूरत पड़ता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करता है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग आगे डिटेल से देखेंगे। अभी बस समझिए कि फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन में इंसेक्ट की जरूरत पड़ता है। तो इंसेक्ट फ्लावर के पास यूं ही आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। इंसेक्ट फ्लावर्स के पास यूं ही नहीं आएगा। कोई भी किसी के पास यूं ही क्यों आएगा? यूं ही नहीं आता है। तो जो पेटल्स होते हैं या फिर कोरोला होता है, ये कलर्ड पार्ट होता है, तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट कोरोला से अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट होने की वजह से इंसेक्ट फ्लावर को पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करता है। तो इस तरह पेटल या फिर कोरोला का फंक्शन हो गया, इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ओके, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पेटल एंड कोरोला। ये पेटल और कोरोला का फंक्शन हो गया।
ओके, चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद आ जाइए, जब पेटल को भी आप फ्लावर के अंदर से निकाल लेंगे, एक फ्लावर है, पहले आप सेपल्स को निकाल लिए, फिर पेटल्स को निकाल लिए, ओके, उसके बाद थर्ड आउटर मोस्ट पार्ट आता है फ्लावर का। थर्ड आउटर मोस्ट पार्ट आपको इस तरह दिखेगा, इसी तरह ये दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। इसको बोला जाता है इस पूरे को, यहां से लेके यहां तक को, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेमेन। और आप लोग देख पा रहे हैं कि एक फ्लावर में बहुत सारे स्टेमेन होते हैं, मोर देन वन। तो स्टेमेन्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? व्हाट इज द ग्रुप ऑफ स्टेमेन? स्टेमेन के ग्रुप को बोला जाता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्लावर का। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। देखिए अभी तक जो आप लोग देखे पेटल और सेपल, इसको रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प नहीं करता है, ओके, मतलब रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, ओके। लेकिन जो स्टेमेन है दिस इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंडोसियम फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओके। और स्टेमेन का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमेन को ही हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ओके। तो स्टेमेन हो गया हमारा माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इसके बाद फ्लावर का इनर मोस्ट पार्ट आते हैं, सबसे अंदर वाला पार्ट जो कि फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का दैट इज कॉल्ड कार्पेल, इसको बोला जाता है कार्पेल, या फिर इसी को हम लोग पिस्टिल भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा इनर मोस्ट पार्ट, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इनर मोस्ट पार्ट इसको बोला जाता है कार्पेल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। और इसके लिए स्टैंडर्ड टर्म यूज होता है मेगा एस्पोरोफिल। मेगा एस्पोरोफिल, ओके। फ्लावर के इनर मोस्ट पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो कोई जरूरी नहीं है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन दोनों प्रेजेंट होता है, तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। और जबकि कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिसमें या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन प्रेजेंट होगा या फिर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन प्रेजेंट होगा, ओके। लेकिन हम लोग जिस फ्लावर का डायग्राम देख रहे हैं इसमें दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम देख रहे हैं। तो इनर मोस्ट पार्ट हो गया कार्पेल या फिर पिस्टिल या फिर मेगा स्पोरोफिल। ये जो मेगा स्पोरोफिल है ये भी बहुत सारे होते हैं, एक फ्लावर में मेगा स्पोरोफिल मोर देन वन होते हैं। जब मोर देन वन होते हैं तो इसके ग्रुप्स को हम लोग क्या कहेंगे? इसके ग्रुप्स को बोला जाता है गायनोसियम, ओके। तो गायनोसियम हो गया पिस्टिल के ग्रुप, और गायनोसियम की यूनिट को बोलेंगे कार्पेल या फिर पिस्टिल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। अब हम लोग को इसको भी थोड़ा डिटेल से देखना है, माइक्रोस्पोरोफिल और गायनोसियम को भी थोड़ा डिटेल से देखना है। इसका हम लोग डायग्राम बना के अभी देखेंगे, ओके। लेकिन उससे पहले एक चीज देख लीजिए, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यदि हम एक स्टेमेन की बात करें या फिर एक माइक्रोस्पोरोफिल की बात करें, इसमें दो पार्ट दिख रहा है, एक ऊपर वाला पार्ट है
और एक नीचे वाला पार्ट है। यदि एक स्टेमेन को डिटेल से देखा जाए तो एक स्टेमेन इस तरह होता है। इसका टॉप मोस्ट पार्ट सोलेन होता है, फूला हुआ होता है। जो टॉप मोस्ट पार्ट सोलेन होता है इसको बोला जाता है एंथर। और ये एंथर एक स्टॉक से कनेक्टेड होता है, एक डंठल से कनेक्टेड होता है। ओके, इस स्टॉक को बोला जाता है फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या हो गया? स्टॉक ऑफ अ स्टेमेन। स्टेमेन के स्टॉक को फिलामेंट बोलेंगे। ओके, और फिलामेंट एंथर से कनेक्टेड होता है। तो कनेक्टेड जो होता है वहां पे एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव। ओके, यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है विच कनेक्ट द फिलामेंट टू द एंथर। इसके अलावे एंथर में दो लोब होते हैं, तो दोनों लोब आपस में कनेक्टेड होता है। एंथर के दोनों लोब आपस में कनेक्टेड होता है। तो एंथर के दोनों लोब आपस में कनेक्टेड, ये भी कनेक्टिव के थ्रू ही होता है। ओके, तो कनेक्टिव हेल्प्स एंथर टू कनेक्ट विथ फिलामेंट एज वेल एज बोथ लोब टुगेदर। ओके, दोनों लोब्स को भी जोड़ने में हेल्प करता है और इसके अलावे फिलामेंट से भी जोड़ने में हेल्प करता है। ओके, अब एंथर की बात कर लेते हैं थोड़ा। एंथर, इसमें एक लोब भी हो सकता है और दो लोब भी हो सकता है। यदि एंथर में एक लोब होगा, सिंगल लोब, तो उसको बोलेंगे मोनोलोब्ड एंथर। और मोनोलोब्ड एंथर में यदि एक लोब होगा तो उसमें दो चेम्बर होगा। यदि एक लोब होगा तो उसमें दो चेम्बर होगा और इसको बोलेंगे मोनोथिकस। इसको बोलेंगे मोनोथिकस। ओके, और कुछ एंथर ऐसे होते हैं जिसमें दो लोब्ड होता है, तो दो लोब्ड जिसमें होगा उसको बोलेंगे बायलोब्ड एंथर। बायलोब्ड एंथर में दो लोब, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग दो लोब है। ओके, दैट इज कॉल्ड बायलोब्ड एंथर। दो लोब है तो दोनों लोब में दो दो चेम्बर होता है, और यहाँ भी एक चेम्बर होगा, यहाँ भी। तो मतलब टू लोब्ड एंथर में टोटल 4 चेम्बर हो जाते हैं। ओके, और जो बायलोब्ड एंथर होता है इसको डायथिकस एंथर बोला जाता है। डायथिकस एंथर। डायथिकस एंथर में टोटल 4 चेम्बर हो गए। टोटल कितना चेम्बर हो गए? 4। डायथिकस एंथर के चारों कॉर्नर पे एक चेम्बर होता है जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप करके पोलन सेक बनाता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम का प्लूरल होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक बनाता है और पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन बनता है और पोलन ग्रेन मेल गैमेट बनाता है। ओके, तो इस तरह देखिए एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है और पोलन ग्रेन ही मेल गैमेट बनाएगा। तो इसलिए एंथर को हम लोग फर्टाइल पार्ट बोलते हैं। इट इज फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमेन। क्यों फर्टाइल पार्ट बोलेंगे? बिकॉज इट इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। ये आगे फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे फर्टाइल पार्ट। यदि आपसे पूछा जाए फिलामेंट, फिलामेंट फर्टाइल पार्ट है क्या, तो आपका क्या आंसर आएगा? इट इज नॉट फर्टाइल पार्ट, क्योंकि फिलामेंट डू नॉट इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। ओके, ये फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए फिलामेंट फर्टाइल पार्ट नहीं होगा। ओके, लेकिन एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बन रहा है। ओके, और पोलन ग्रेन मेल गैमेट बनाता है, तो इसलिए एंथर इज फर्टाइल पार्ट। ओके, तो अब हम लोगों को एंथर का डायग्राम का डिटेल से देखना है। ओके,